व्हाट डू यू थिंक डिफरेंसेस क्या है मेन? दोनों सिटीज़ इंडिया में टॉप लेवल पे, एक तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल है, एक तरीके से कल्चरल कैपिटल है, यू कैन से पॉलिटिकल कैपिटल एक है, दूसरी भी समवॉट हैव सम सब्सटेंस इन द कंट्री। तो दोनों बहुत पावरफुल है बट एक्सट्रीम यहाँ के लोग अलग अलग है। व्हाट्स द रीजन? और ये दोनों अलग अलग कैसे बनी? मेरे ख्याल से इसका रीजन ये है कि मुंबई एक तो प्रेसिडेंसी थोड़ा पहले बन गया था, तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रहा। दूसरा, मुंबई जिनसे घिरा हुआ है वो मराठा, गुजराती, ये पॉपुलेशन है, कोंकण की पॉपुलेशन है, उनकी कल्चर में। और दिल्ली जिनसे घिरा हुआ है वो जाट पॉपुलेशन है, राजपूत है, सिख पॉपुलेशन है, गुजर पॉपुलेशन है, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा। तो इन पॉपुलेशंस ने जो अपनी कल्चर अर्जित की कई हजारों सालों में, उसका डिफरेंस। तो दिल्ली है ही, दिल्ली में सब लोग बाहर से ही हैं लगभग। तो दिल्ली के आसपास की जो कम्युनिटीज हैं उनके कल्चरल ट्रेड दिल्ली में है। मुंबई प्रेसिडेंसी बना पहले, फिर ये धीरे धीरे फिनेंशियल कैपिटल बनने का मतलब है कि यहाँ बाहर से लोग ज्यादा आएंगे, यहाँ के लोग बाहर ज्यादा जाएंगे। सो इन ए सेंस वी कैन से द फर्स्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया इज मुंबई। तो दिल्ली में पॉलिटिकल क्लाउड आपको सारा मिलेगा, हर तरह की राजनीति मिलेगी, लड़ाइयाँ ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली में कॉस्मोपॉलिटनिज्म अभी उतना नहीं है। वहां आपको हरियाणवी, पंजाबी, वो कल्चर सबको ठीक ठाक दिखेंगे। यहाँ भी बीच बीच में होता है, मराठी लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं जब। पर हाँ, अगर आपको ओपननेस चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तो मुंबई ज्यादा। मुंबई। अगर आपको पावर की दुनिया देखनी है, अगर आपको पॉलिटिकल सर्कल्स में रहना है एक्टिव, तो फिर दिल्ली। आपने बोला जो अगर आपको पॉलिटिकल सर्कल्स में रहना है, पावर एक्सपीरियंस करना है, तो दिल्ली इज अ प्लेस। लोग जाते भी है अपने अपने शहर में, सब अपने पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लीडर्स के आसपास रहना चाहते हैं। बट डोंट यू थिंक दैट्स एन इल्यूजन? उससे पावरफुल लोग बनते हैं? डू यू थिंक कि नहीं हो पाते? अभी हमारे बहुत सारे सीएम्स इसीलिए सीएम है क्योंकि वो किसी जमाने में पावरफुल लोगों के साथ में थे, इसलिए। So it gets, you think that gets rewarded? Yes, not always, but sometimes, especially in the parties where family doesn't run. जैसे कांग्रेस में कोई कितना भी ताकतवर हो, वो राहुल गांधी की जगह नहीं आ पाएगा। पर हाँ, जो उनके आसपास हैं उन्हें ठीक ठाक पोजीशंस मिल जाएंगे। बीजेपी जैसी पार्टियों में क्योंकि फैमिली वाला मामला उतना नहीं चलता है, तो फिर जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, मोस्ट पावरफुल हैं, उनके जो सबसे नजदीकी लोग हैं, जो लंबे समय से साथ में रहे हैं, उनको पावर मिलती है। फेवरेटिज्म भी कह सकते हैं। वैसे भी किसी भी फील्ड में, आपकी फील्ड में भी ऐसा होता होगा। आप अपनी इस कंपनी के मुखिया हैं, आपका जो नंबर 2 होगा, अगर कोई नंबर 2 है, तो उसमें आप देखेंगे कि एबिलिटी से ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर काम करेगा। नंबर 2 की पोजीशन हमेशा ट्रस्ट पे मिलती है, वो एबिलिटी पे नहीं मिलती है। और ये दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, अब वो ट्रस्ट फैमिली से भी आ सकता है, दोस्ती से भी आ सकता है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ, जहां परिवारवाद नहीं है वहां यारवाद है। ट्रस्ट होना चाहिए। अब इतना कुछ दांव पे नहीं लगाएंगे सिर्फ इसलिए कि कोई ज्यादा योग्य है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है। और ट्रस्ट वर्दीनेस में मजा तब है जब दोनों सेंस में हो। एक तो इस सेंस में कि ये धोखा नहीं देगा, एक इस सेंस में कि संभाल लेगा। तो एबिलिटीज भी हैं, शानदार एबिलिटीज हैं, तो बट ट्रस्ट ज्यादा है। ट्रस्ट, वो वाला ट्रस्ट कि धोखा नहीं देगा, ये ज्यादा है। डज दैट मीन कि अगर पावरफुल ज्यादा बनना है तो ट्रस्टेबल ज्यादा बनना चाहिए देन टैलेंटेड? एक बेसिक टैलेंट के बिना तो कुछ कर नहीं सकते, किसी भी फील्ड में शायद नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे हर पॉलिटिशियन के आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ट्रस्टेड हैं, लेकिन वो हमेशा ड्राइवर या एसोसिएट ही बने रहेंगे, क्योंकि उनमें टैलेंट उससे ज्यादा नहीं है। बहुत हुआ तो कभी कोई मैसेज भेजना किसी के पास, भरोसेमंद है, उनके थ्रू भिजवा दिया, इतना हो जाएगा। पर वो इनको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे कभी। तो जिसको पावर चाहिए किसी भी संगठन में, उसको एबल तो होना ही पड़ेगा, टैलेंट इतना होना चाहिए कि वो जरूरत पड़ने पे उस पोजीशन को संभाल सके, लेकिन उससे ज्यादा उसको भरोसेमंद होना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो भरोसेमंद बनिए किसी के, और अपने भरोसेमंद बनाते रहिए कुछ लोगों को। How do you think people can become powerful? What's a step? सबको बनना है। देखिए, सारा खेल इस बात है कि पावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। जनरली हम मानते हैं कि पावर 3-4 तरह से आती है। एक आती है पैसे से, एक आती है प्रसिद्धि से, फेम से,
एक आती है पॉलिटिक्स से, आप इलेक्शन लड़े पावरफुल बन गए, एक आती है ब्यूरोक्रेसी से, एक आती है फैमिली से, एरिस्टोक्रेटिक मामला अगर हो, आप किसी ऐसे समाज में जहां पावर कुछ फैमिलीज को ही मिलती है। जैसे सोसाइटी में हम कहते हैं कि अगर ब्राह्मण है तो एक खास स्टेटस मिलेगा, क्षत्रिय है तो एक खास स्टेटस मिलेगा। ये दुनिया के हर देश में होता है, अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन होता है। तो डिपेंड करता है कौन सी पावर चाहिए। सोशल पावर तो आपके चाहने से शायद नहीं मिल पाएगी, यहां तक कि आप रिजर्वेशन से एमपी बन जाएं, आईएएस बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, आपको सोसाइटी शायद वो सम्मान नहीं देगी जो सम्मान जन्म से किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को मिल जाएगा। अगर आप माइनॉरिटी में हैं, आप कितने भी अमीर बन जाएं, शायद वो सम्मान नहीं मिलेगा कि आपको लोग पीएम बना देंगे, वो नहीं होगा। तो कुछ पावर्स तो ऐसी हैं जिसमें आपके जन्म का तुक्का बहुत काम करता है। डू यू बिलीव सो कि पीएम नहीं बना देंगे लोग? भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। भारत में माइनॉरिटी से राष्ट्रपति बने हैं, भारत में माइनॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, लेकिन पीएम बनने की बारी तो केवल मनमोहन सिंह बने। और मनमोहन सिंह इसलिए नहीं बने कि वो बहुत बड़े नेता थे, इसलिए बने कि वो किसी के भरोसेमंद थे। वही वाला ट्रस्ट, कुछ भी हो जाए ये धोखा नहीं देगा। एबल थे, उनकी एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं। वो भारत के अब तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार पीएम थे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। पर वो अपने बलबूते पीएम कभी बन सकते थे, ये असंभव है। वो पीएम सिर्फ इसलिए बने कि जिनके हाथ में पावर थी, उनको भरोसा, अटूट भरोसा उन पे था। तो मैं अक्सर मजाक पे कहता हूँ कि जैसे अकबर के जमाने में बैरम खां का जो रोल था, वही रोल राहुल गांधी के लिए मनमोहन सिंह का था। जब तक अकबर बड़ा ना हो, बैरम खां को पावर दी गई थी। हालांकि बैरम खां बाद में बदल गया, उसमें डिबेट है। राहुल गांधी बड़ा हो तब तक के लिए पावर किसी भरोसेमंद व्यक्ति को देनी थी, वो मनमोहन सिंह थे। तो माइनॉरिटी से वो थे, लेकिन उनके पीएम बने माइनॉरिटी फैक्टर नहीं था, ना माइनॉरिटी वोट्स की वजह थी, अलग फैक्टर था, ट्रस्ट की बात थी। बाकी जो पावर्स हैं, आप क्योंकि हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं, तो पैसा कोई कमा सकता है। सोशल मीडिया के दौर में प्रसिद्धि कोई कमा सकता है। और असली पावर है कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में अंतिम रूप से वोट डालने के दिन किसके दिमाग पर किस बात का असर रहेगा, ये मैटर करता है। So the people who have the power to influence others' opinion, they become the most powerful people, at least before the election. But do you think so? Is it true? Fame is equals to power? Fame is one of the factors of the power. Don't you think fame बहुत ही lose metric है of power? It just, I feel it's an illusion कि मतलब आप बहुत famous हो तो कुछ ज्यादा कोई खास नहीं, आपका ये सोचना अच्छी बात है, आप यही सोचें, वरना पैर जमीन पे रहेंगे नहीं आपके। वो सोचना ठीक है, विनम्रता का अपना फायदा है, लेकिन पावर के जो सारे क्या कहेंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनमें से फेम एक है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। कुछ महीने पहले मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी ने इनडायरेक्टली ऑफर दिया राज्यसभा जाने का। इनडायरेक्टली, सीधे ये नहीं कहा, लेकिन बातों से क्लियर था कि वो ये कहना चाह रहे हैं। मेरा फिलहाल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है नहीं, पर मुझे लगा कि कैसे मना करूं, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा। फिर मैंने अपने एक मित्र से बात की जो पॉलिटिक्स में है और मतलब एमपी से सर्कल में रहते हैं। ठीक है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ईमानदारी से बताना कैसे ऐसे प्रस्ताव है, क्या कहते हैं आप? उन्होंने कहा कि आप क्यों आना चाहते हैं पॉलिटिक्स से? मैंने कहा मैं नहीं आना चाहता, मैं तो रीजन ढूंढ रहा हूं मना करने के लिए। बोले सर, अगर मैं सच बताऊं तो लोकसभा राज्यसभा में जितने लोग हैं, उन 800 में से शायद 10, 20, 25 लोग ऐसे होंगे जो इफेक्टिवली आप और आपके जैसे मीडिया इन्फ्लुएंसर से आगे होंगे। तो आपको क्यों आना पॉलिटिक्स में? पहले क्यों आते थे लोग कि भाई लोकसभा जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, हमारी बात सुनी जाएगी। संसद में क्या कहा जा रहा है उससे ज्यादा तो आजकल पॉडकास्ट सुनते हैं, आपकी स्पीच इतने लोग सुनते हैं। करप्शन करने की इंटेंट आपकी है नहीं? मैंने कहा हाँ, वैसा नहीं है। बोले मंत्री बनने की इच्छा? मैंने कहा नहीं। बोले फिर राज्यसभा में एक ही स्कोप है कि आप बोल पाएंगे और वो सनसेट टीवी पे देखेगा। सनसेट टीवी पे जितना देखते हैं लोग, उससे कई गुना ज्यादा आपके बाकी चैनल्स को देखते हैं। तो देयर इज नो रीजन, अनलेस कि आपका मंत्री बनने का मन कर रहा हो, अनलेस कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हो, पब्लिक पॉलिसी पे, जो मेरा उतना मन नहीं था। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज के दिन में कितने लोग होंगे देश में
जो आपसे ज्यादा पॉपुलर होंगे, मेरे ख्याल से सब मिला के 100-200 लोग होंगे मैक्सिमम। तो बाकी लोग एस्पायर करेंगे आपकी जगह होने को, आप क्यों एस्पायर करेंगे उनकी जगह होने को? Who do you think इनमें कौन है जो एक्चुअली ज्यादा पावरफुल होगा 100 फेमस लोगों में? Who do you think is more powerful? कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसलिए फेमस हैं कि उनकी ड्रेसेस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो रोज एक नई ड्रेस पहनेंगे और लोग देखेंगे, आपस में बात करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कभी कभी नाराज होंगे कि ये क्या पहन लेते हो तुम, कुछ ठीक से पहना करो। उनकी अट्रैक्शन वैल्यू है कि आप उनको देखेंगे जरूर, क्योंकि वो सुंदर हैं, आकर्षक हैं, या कम से कम आपका एक आध मिनट अच्छा बना देते हैं, आपका मनोरंजन हो जाता है ना, एंटरटेनमेंट होता है। अगर आप किसी का सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो आप किसी के वोटिंग बिहेवियर को चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं। इट्स वेरी लेस लाइकली। कुछ का तो कर देंगे उसके बाद, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आप एक कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप कॉमिक हैं, अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन सिर्फ कॉमेडी ही करते हैं, आई डाउट कि आपके कहने पे वोटिंग बिहेवियर बड़े पैमाने पे चेंज होगा। अगर आप कॉमेडी के साथ थोड़ा सा सोशल पॉलिटिकल चीजों को ले आते हैं, कॉमेडी के साथ थोड़ा सा सीरियसनेस भी ले आए, जैसे जाकिर हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो उसने कॉमेडी को और ट्रेजेडी को मिक्स कर दिया। उसके शो में आप हंसेंगे भी और रोएंगे भी, और फिर हंस के बाद वापस बाहर आ जाएंगे। तो जब आप इस तरह से टच करने लगते हैं किसी को, तो ये संभव है कि आपके कहने की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। केवल हंसाने से वो बात नहीं आती है। अगर आप फिल्म सेलिब्रिटी है, एक्टर हैं, आप खुद इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो जीत जाएंगे शायद, और आमतौर पर ऐसा होता भी है। लेकिन आप किसी पार्टी को सपोर्ट करें और पार्टी जीत जाए, ये मुश्किल है, अनलेस कि आप किसी ऐसे स्टेट में हैं जहाँ फिल्म एक्टर को भगवान माना जाता हो। जैसे तमिलनाडु में आप देखेंगे, साउथ इंडिया में ये ट्रेंड ज्यादा है, वहाँ फिल्म एक्टर्स भगवान जैसे हो जाते हैं, तो वहाँ थोड़ी बात अलग है। अदरवाइज नॉर्थ में या सेंट्रल में ऐसा नहीं दिखेगा। अगर लोग आपको एक समझदार व्यक्ति मानते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति मानते हैं, आपकी बात कन्विंसिंग है, लॉजिकली कंसिस्टेंट है, कोहेरेंट है, कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, और उनको ये भी भरोसा है कि ये पैसा लेके काम नहीं कर रहा है, आपने ओपनली कह भी रखा है और आपके बिहेवियर से दिख भी रहा है कि कम से कम सोशल मीडिया में इसके ओपिनियंस पैसे पर बेस्ड नहीं होते हैं, ना दोस्ती पे बेस्ड है। तो धीरे धीरे ट्रस्ट वर्दिनेस डेवलप होती है, क्रेडिबिलिटी। और ऐसा माना जाता है कि नच करने में या परसुएट करने में जो चीज सबसे ज्यादा काम करती है वो क्रेडिबिलिटी है। किसने कहा है और जिसने कहा वो कितना क्रेडिबल है। सो इफ यू हैपन टू डेवलप ए क्रेडिबिलिटी इन द सोशल मीडिया, और फिर आप जैसे पॉलिटिक्स की बात हम करें, अगर आपकी बातों से समझ में आ जाए कि आप पॉलिटिकली समझदार व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ बोल दिया कि भाई इनको वोट देना, मेरा आदमी है, ये सब नहीं। अगर आपकी बातों में गहराई है और लोगों को समझ में आता है कि किस रीजन से आप बात कर रहे हैं, क्या लॉजिक है आपके पास, क्या फैक्ट्स हैं, तो मैंने देखा है कि असर पड़ता है। लेकिन ये भी है, आप कितना भी समझदारी से बात कर लीजिए, अगर इलेक्शन से कुछ दिन पहले कोई इमोशनल मोमेंट आ गया तो इमोशंस हमेशा ओवररूल करेंगे थॉट्स को। ये ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है कि पहले लिम्बिक सिस्टम आता है, फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स आता है, और अधिकांश आबादी लिम्बिक सिस्टम पे ही काम करती है। और परसुएशन मार्केटिंग की दुनिया का पहला उसूल ये है, अगर कुछ बेचना है, अगर कन्विंस करना है, तो डर सबसे बड़ा इमोशन है। डराओ और सॉल्यूशन दो। दुनिया के सारे बड़े विज्ञापन आप देखेंगे इसी फिलॉसफी पर टिके हुए हैं, इंक्लूडिंग द पॉलिटिक्स। इसलिए हर पार्टी अपने वोट बैंक को डराती है कि हम नहीं आए तो ये हो जाएगा, हम बचाएंगे। डर और फिर सॉल्यूशन, यही विज्ञापनों में है। इंश्योरेंस की एडवर्टाइजमेंट देखिए, कभी भी तुम्हारा पति मर सकता है, इंश्योरेंस लो। तो ऐसे ऐड जिसमें एक पत्नी अपने घर के अंदर पति को आवाज दे रही है, वो जवाब नहीं दे रहा, बालकनी में गई, कुर्सी पे लुढ़का हुआ है, घबरा गई है, फिर उसको हिलाया तो वो उठ गया, और उसने पति को बहुत जोर से मारा कि ऐसे क्यों करते हो। उसका अगला सेंटेंस क्या है, ये सच भी तो हो सकता था, इंश्योरेंस। इस एड से जितना इंश्योरेंस बिकेगा वो किसी भी कॉग्निटिव एडवर्टाइजमेंट से बिक ही नहीं सकता। ट्रू। तो fear and the solution for the fear is the best strategy for any campaign, any influence. But do you think fear will lead to credibility? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। Credibility दो तरह की है, एक thoughtful, एक emotive। Emotive credibility उन लोगों की बनेगी जो डराएंगे,
सॉल्यूशन के रूप में खुद को प्रेजेंट करेंगे और वैसा करके दिखाएंगे। लेकिन हर पार्टी आप देखेंगे इसी फियर पे काम करती है। एक पार्टी कहेगी कि भाई विदेशियों से खतरा है, हम बचाएंगे, तो वो जब सत्ता में आएंगे तो उसके बाद ऐसे एक्ट पास करेंगे जिससे देखे कि विदेशियों को भगाना चाहते हैं। एक पार्टी माइनॉरिटीज को कहेगी कि भाई तुम खतरे में, हम बचाएंगे, तो जहां वो पावर में आएंगे वहां ऐसे एक्ट बनाएंगे कि माइनॉरिटी को लगे कि हाँ हमारे फेवर की बात हो रही है। ये है इमोटिव क्रेडिबिलिटी कि आपने एक समुदाय को डराया, उससे वोट मिले, फिर आपने सत्ता में आके ऐसा कुछ कदम उठाया कि उनको भरोसा हुआ कि हाँ ठीक वोट डाला था। थॉटफुल क्रेडिबिलिटी का इससे रिलेशन नहीं है, उसमें तो ये कि आप कंसिस्टेंट बातें कर रहे हैं और इमोटिव मोमेंट्स में भी आप बह नहीं रहे, आप तब भी अपने आप को संभाल के लॉजिक की बात कर पा रहे हैं। बट उसकी वैल्यू होती है, वैल्यू है, कम लोग हैं लेकिन है। डू यू थिंक इंडिया जितना बड़ा स्केल कंट्री है वहां पर लॉजिकल जो क्रेडिबिलिटी है वो बनती है? बहुत कम मात्रा में, मेरे ख्याल से 1-2% लोग ऐसे होते होंगे जिन पे उसका असर ज्यादा होता होगा। लेकिन हाँ, कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे न्यू दिल्ली हो सकता है, गोवा में कुछ हो सकता है, बेंगलोर में हो सकता है, पुणे में हो सकता है, जहां बहुत बड़ी आबादी में पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर वाले हों चाहे कोई भी हो। ऐसी पॉपुलेशंस में ऐसे लोगों का इलेक्शन जीतना या जितवाना पॉसिबल हो सकता है, बट नॉट इन द नॉर्मल जो हमारी लार्जर 98% जनता। उसमें क्या होगा कि जैसे 10-20 लाख वोटर्स हैं आपके इलाके में, तो आप 1000-2000 को प्रभावित कर लेंगे, पर उससे इलेक्शन के रिजल्ट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, मुश्किल है। यू नो, एक कोट है, मैं पॉडकास्ट में बहुत बार बोलता हूँ, मैंने कहीं ट्विटर पे पढ़ा था ये, कि हिंदुस्तान में लोगों को भगवान बनाना बहुत पसंद है। हाँ। पहले वो भगवान बनाते हैं, फिर भगवान बना के आपका विसर्जन कर देते हैं। भगवान बनने का एक प्रोसेस होता है हर सोसाइटी में। हिंदू समाज में क्योंकि हमने ये माना है कि भगवान बहुत सारे हो सकते हैं, तो एक प्रोसेस चलता रहता है। जैसे आप देखेंगे कि आजादी के बाद के कुछ सालों में महात्मा गांधी भगवान बनने शुरू हुए, अभी वो थोड़ा सा पीछे हैं, अब डॉक्टर अंबेडकर भगवान बनने के प्रोसेस में है। तो जब कोई आबादी किसी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी को, हिस्टोरिकल मतलब जो बीत गया नहीं, जो हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, ये मान लेती है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत ऊपर था, तो धीरे धीरे उसको सेक्रेड बनने लगते हैं और वो भगवान बनने लगता है। बुद्ध ने तो भगवान को नहीं माना था, बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, तो बुद्ध खुद भगवान बन गए, और बुद्ध की मूर्तियां दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, जबकि वो विरोध में थे मूर्ति पूजा के, तो बुद्ध को भगवान बनाया गया। जैन लोग भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन महावीर उनके लिए भगवान महावीर। हालांकि भगवान शब्द का मतलब थोड़ा सा अलग है वहां पर, क्योंकि इंसान भी क्या करे, जब वो देखता है कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत महान है, उसका मन नहीं करता ये मानने के लिए वो हमारे जैसा है, उसे थोड़ा अलग पेडेस्टल रखना जरूरी हो जाता है, तो फिर वो एक ही शब्द बचता है कि भगवान कहते हैं। ओशो रजनीश के भक्तों ने भी उनको भगवान जैसा बनाया। ओशो शब्द का मतलब भी कुछ वैसा ही होता है। तो ये होता है। अब जो हमारे हिंदू समुदाय के, दक्षिणपंथी समुदाय के लोग हैं, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को आगे चल के भगवान का दर्जा देने लगे। ये होता है, हर समाज में होता है। जैसे तमिलनाडु जैसे राज्यों में किसी बड़े फिल्म स्टार का भगवान बन जाना बहुत आसान है। मैंने मंदिर देखे वहां पर, मुंबई में भी। हाँ, मुंबई मैंने सुना है कि एक मंदिर शायद अमिताभ बच्चन का बन गया है या बनने के प्रोसेस में था। हाँ, मैंने दक्षिण भारत में मंदिर देखे हैं, एक्टर्स के मंदिर देखे हैं, प्रॉपर मंदिर है, उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो ये जो गॉडिफिकेशन है, ये हर जगह इक्वल नहीं होता। नॉर्थ इंडिया में इसकी संभावना काफी कम है। जो समाज थोड़ा ज्यादा शुष्क होगा, ड्राई होगा, वहां संभावना कम होगी। जहां लोग बहुत इमोटिव होते हैं वहां ज्यादा होता है। बट मैं ऑल्सो थोड़ा अगर लूज फ्रेम करें भगवान को, व्हाट आई मेंट कि एक तरीके से उन्हें सारे प्रिंसिपल से दूर देखा जाता है कि ये तो इंसान बड़ा ही है। हमारे इसमें क्रिकेटर्स के साथ भी होता है, सोशल मीडिया स्टार्स के साथ भी कहीं कहीं सेक्टर्स में हो रहा है। तो क्यों कुछ लोगों को ऐसे बनाया जाता है, एंड क्यों वो डूबते जाते हैं, फिर उसके बाद एक बार टॉप पे आ गए, 1 के बाद फिर नीचे क्यों आते? मतलब इसमें 2 फैक्टर्स मैं सोच पा रहा हूँ। एक तो ये है ही जो आप भी कहना चाह रहे हैं, क्या होता है कि हम एक ऐसे समाज में जहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जब कोई एक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है या सफल होता है, तो बहुत लोगों की संभावना खत्म करके होता है। डू यू फील कि अपनी कंट्री में जो पावरफुल लोग होते हैं, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं देन जो ज्यादा प्रिंसिपल्ड होते हैं? बहुत ज्यादा अगर पावरफुल है और शो ऑफ प्रदर्शन है तो आप फॉलो करना चाहोगे, भले वो थोड़ा खराब हो तो भी चलेगा। फिर देखना पड़ेगा कौन कर रहा है, क्योंकि भारत एक कंट्री ऐसे हम नहीं मान सकते। बट मेजॉरिटी भारत के अंदर बहुत सारी कंट्रीज है ना, बहुत तरह के लोग हैं।
जैसे अगर मान लीजिए कोई सिंगर है जो थोड़े हल्के